नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की इंग्लिश मीडियम वाली सीरीज चल रही है। तो उसी लेक्चर को अब मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 मतलब कि साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और फंडामेंटल राइट्स और प्रेम्बल, ये सभी चैप्टर्स मैंने पहले ही क्लियर करा दिए हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि यहाँ डिजायर आईएएस पे आपको इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर मिलेंगे, सीसेट के भी लेक्चर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको अगर इंडियन पॉलिटी की जो हिंदी मीडियम वाली बुक है, अगर उससे आपको स्टडी करना है तो आप उसको भी प्रिफर कर सकते हैं, उससे भी रिलेटेड लेक्चर यहाँ पे मौजूद हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, यूपीएससी का जो सफ़र है वो है सिर्फ और सिर्फ आपके फोकस और डिटर्मिनेशन का। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका दृढ़ निश्चय रहे, आपका फोकस एम आपका बिल्कुल आपका यही रहे कि हाँ इस साल आपको यूपीएससी क्लियर करना है, तभी आप जो है इस एग्ज़ाम में कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। कई बार आपके ज़िंदगी में कई बार जब भी आप स्टडी करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार नहीं हो पाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन देखिए, जब आप अपनी डिफ़िकल्टीज को पार करके आगे बढ़ेंगे तभी जो है आप इस सफ़र में अपना जो मंजिल है आपकी, आप उसको हासिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, डिजायर आईएएस के साथ बने रहिए, और ये डिजायर आईएएस आपको हर जगह मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, आपकी हेल्प हमेशा ही करता रहेगा। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारी बैक टू बैक सीरीज भी आ रही हैं, हमने जो है पीजीपी प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उन सब में भी इनरोल होके आप अपने यूपीएससी सफ़र में हमारा हेल्प लेते हुए आप उसमें जो है बिल्कुल आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ बस आपको यही करना है कि आप हमारे साथ बने रहिए और जो है अपने फोकस और अपने डिटर्मिनेशन को आप कभी भी डाइवर्ट मत होने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आप अपने फोकस और डिटर्मिनेशन को बनाए रहिए। और चलिए आज का सफ़र अब हम शुरू करते हैं, और आप यहाँ पे भी अपने फोकस और डिटर्मिनेशन को बनाए रखिएगा, जिससे कि आपको ये पूरा लेक्चर जो डीपीएसपी का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड हो। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप जाके पीछे के जो लेक्चर्स हैं उनको पहले देख के आइए, जिससे कि आपको क्या होगा, एक कोरिलेशनशिप हर चैप्टर्स का क्या होता है, देखिए कोरिलेटेड रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक बिल्डिंग है तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप बिल्डिंग का सीधे जो सबसे ऊपर वाला मंजिल होगा वही बनाएंगे, जो ग्राउंड फ्लोर है पहले उसको बनाएंगे ना। तो उसी तरीके से पहले आपका बेसिक मजबूत हो जाए। जो पहले के जो चैप्टर हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसी बात पे निर्भर करता है कि उसने आपका क्या बना, उसने आपका बेस को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दिया। ठीक है, तो आप अगर आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं, अगर आपका समय नहीं तो आप 2x पे लगा के देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आज का सफ़र अब हम शुरू करेंगे, और आप भी अपने फोकस और डिटर्मिनेशन को हमारे साथ बनाए रखिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये है चैप्टर नंबर 8 और ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे पार्ट 4 में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। और कौन कौन से आर्टिकल हैं इसमें, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि ये जो डीपीएसपी है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है नोवल फीचर है। क्या है, नोवल फीचर। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अपने डीपीएसपी को कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि 1937 में बना था। और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से लिया था, उसने लिया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ ही साथ देखिए, ये कहा जाता है कि जो डीपीएसपी है और जो फंडामेंटल राइट है, ये दोनों ही मिलके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, फिलॉसफी है। साथ ही साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल भी है, सोल मतलब आत्मा। और ये ग्रैनविल ऑस्टिन हैं जिन्होंने ये कहा है, और ये एक अमेरिकन हिस्टोरियन है, इन्होंने कहा था कि जो डीपीएसपी है मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल और जो फंडामेंटल राइट है, ये क्या है, कंसियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कंसियंस मतलब होता है विवेक, ठीक है, दिमाग, बुद्धिमत्ता। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डीपीएसपी हैं उनके कौन कौन से फीचर्स हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो पहला पॉइंट है हमारा, इसमें ये कहा गया है कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी क्या डिनोट करता है? आइडियल, मतलब वो आइडियल जिसको हमारा जो स्टेट है, ठीक है। अब स्टेट क्या है, सबसे पहले अब हम पहले इस लाइन को देख लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 36 जो है, जहां से हमारा डीपीएसपी चालू होता है, कहां से कहां तक है? 36 to 51। कहां पे? पार्ट 4 में। कहां पे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो आर्टिकल 36 जो है वो स्टेट सबको क्या करता है, इसका जो है मीनिंग बताता है। वो क्या बोलता है कि जैसे कि पार्ट 3 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है, उसमें जो स्टेट का जो मीनिंग दिया गया है, जो मतलब बताया गया है, वही यहाँ पे हमारे डीपीएसपी में भी है। साथ ही साथ तो देखिए वहां पे क्या था, स्टेट का मतलब था लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ठीक है। लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ को बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को लागू करते हैं, जो उसको पिक्चर में लाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ किसके, चाहे वो स्टेट के हों या फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, कौन कौन से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, चाहे स्टेट के या फिर चाहे सेंटर के, और जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं, जैसे म्यूनिसिपालिटी, पंचायत, और साथ ही साथ और भी जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं हमारे कंट्री में। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप जो है फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। देखिए इधर ज़्यादा समझाऊंगा तो टाइम ही वेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कहा गया है, अब ये वाला लाइन देखते हैं हम। यहाँ पे ये कहा गया है कि जब भी हमारी जो स्टेट है, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, वो अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है या कोई लॉ बनाती है, तो उसको जो है जो भी प्रोविजन हमारे डीपीएसपी में दिए गए हैं, उनको जो है दिमाग में रखते हुए, उनको जो है पिक्चर में रखते हुए कि हाँ इनको भी लागू करना है, तो उसी हिसाब से जैसे डीपीएसपी में दिया गया है, उसी तरीके से हमको लॉ को बनाना है और उसको लागू करना है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो रिकमेंडेशन है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन, ये किसके लिए है? ये हमारे जो स्टेट के, मतलब स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है, उनके जो लेजिस्लेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव हैं, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ठीक है, उन सभी के लिए डीपीएसपी में प्रोविजंस है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। किसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन? देखिए जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, वो जो है उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था। तो देखिए अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था वो समझ लीजिए पहले आप। तो इसमें क्या होता था, ये वो इंस्ट्रक्शन थे जो कि गवर्नर जनरल को या फिर जो भी गवर्नर थे कॉलोनीज के, ठीक है, मतलब उस समय हमारा जो इंडिया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तो कॉलोनी थी, तो उनको जो है जो भी रूल या रेगुलेशन बनाने होते थे, तो वो जो है उनको इन सब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बनाना था, ठीक है। जब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, तो वही बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जो हमारा डीपीएसपी है वो क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। देखिए अब उस समय के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन और आज के डीपीएसपी में क्या चेंज है? वो यही चेंज है कि उस समय क्या था, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता था वो किसको दिया जा रहा है? गवर्नर जनरल या जो भी गवर्नर है कॉलोनीज के। लेकिन जो डीपीएसपी वो किसके लिए इंस्ट्रक्शन है? वो जो हमारे लेजिस्लेचर हैं, जो लॉ बना रहे हैं, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, और जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारी जो गवर्नमेंट, जो सरकार जो है, जो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। जो हमारी जो डीपीएसपी है ना, वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा कंप्रहेंसिव है। किसके मायने में? देखिए जो भी सोशल, पॉलिटिकल या फिर जो भी इकोनॉमिकल प्रोग्राम है ना, हमारे जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक, जो आधुनिक लोकतंत्र है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंप्रहेंसिव है इन सभी टर्म पे, जैसे कि इकोनॉमिक हो, सोशल हो या फिर पॉलिटिकल हो। अच्छा अब देखिए ये क्या है, इसका जो एम क्या है किसी भी चीज़ का, आखिर एम क्या है? जैसे आपका एम क्या है, आप क्यों इस लेक्चर को सुन रहे हैं? क्योंकि आपको जो है अपने पढ़ाई में मदद लेनी है, और साथ ही साथ आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, साथ चाहे आप यूपीएससी के हो चाहे एसएससी के हो, आपको ये जो डीपीएसपी है समझना। इसी तरीके से इसका क्या एम था, इस आखिर ये डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों आया? इसका एम है कि ये हमारे सोसाइटी में क्या ले आ सके? जस्टिस ले आ सके, लिबर्टी ले आ सके, इक्वलिटी ले आ सके, साथ ही साथ फ्रेटर्निटी ले आ सके। और देखिए ये सभी टर्म्स को मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखे हैं काफ़ी अच्छे से। जो प्रेम्बल वाला जो चैप्टर है, तो आप उसको देख सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि आप शुरू से देखते हुए आइए। तो जो भी हमारे प्रेम्बल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, उसमें जिस तरीके से दिया गया है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तो उन सभी चीज़ों को हमारे सोसाइटी में एप्लीकेबल करने के लिए। साथ ही साथ देखिए ये डीपीएसपी जो है ये क्यों आया?
ये जो हमारा जो गवर्नमेंट है, जो भी हमारी जो सरकार है, उसको वेलफेयर स्टेट मतलब पब्लिक के लिए काम करे, ना कि पुलिस स्टेट की वो अपनी मनमानी चलाए, लोगों को जो है प्रताड़ित करे। जैसे कि कब होता था, जब कॉलोनियल पीरियड था, जब हमारे यहाँ जब अंग्रेजों का जब राज था, तो हमारे पास कोई राइट नहीं होते थे, कोई अधिकार नहीं थे, कोई फंडामेंटल राइट नहीं थे। लेकिन हमको वो सभी चीज़ें हटा के अब हमको कैसा स्टेट बनाना है, वेलफेयर स्टेट, जो कि पब्लिक के बारे में सोचे। मतलब ये जो हमारी डीपीएसपी है, ये किस लिए आई, जिससे कि हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी आ सके। साथ ही साथ देखिए, ये जो डीपीएसपी है, ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में। मतलब ये हुआ कि इसको हम जिस तरीके से हम अपने फंडामेंटल राइट को, अगर उसका कोई वायलेशन करता था तो कोर्ट जो है पिक्चर में आ जाता था। कोर्ट क्या इशू करता था, रीट। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से रीट होते हैं और उन सभी के मतलब क्या होते हैं। तो देखिए, ये जो है, ये क्या होते हैं, डीपीएसपी लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है कोर्ट के द्वारा। साथ ही साथ देखिए, ये जो आर्टिकल 37 है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारे डीपीएसपी हैं, जो भी हमारे कंट्री में जो भी गवर्नमेंट चलाएगी, वो सरकार को चलाने के लिए वो लॉ जो बनाएगी, वो जो भी हमारे डीपीएसपी में जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, उन सभी प्रोविजन को क्या करेगी, उन्हीं को बैकग्राउंड मान के, उन्हीं को बेसिस मान के लॉ को बनाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और एक और बात, अगर डीपीएसपी इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल 37 यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। अब अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, ये क्या है कि आपको तो ये पता चल गया कि हमारा जो डीपीएसपी वो नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। कोर्ट में जाके, कोर्ट के द्वारा ये इन्फोर्सिबल नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर हमारी जो लेजिस्लेटिव है उसने कोई लॉ बना दिया, और आप जानते हैं कि कोई भी लॉ बनेगा, कोई भी अमेंडमेंट होगा, तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता, हमारी पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं कर सकती है। तो हमारी जो कोर्ट है वो इसके जो हमारी डीपीएसपी है उसके सहारे क्या एग्जामिन करती हैं, कि देखती हैं कि ये जो लॉ है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम जब भी अगर कोई लॉ ऐसा बना जो कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बना है, तो हम उसको क्या ले सकते हैं, एक रीजनेबल ले सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 जो कि हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए, या फिर आर्टिकल 19 जो कि क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और तो देखिए, अगर लॉ अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के, तो क्या होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली नहीं होगा, मतलब वो संविधान के दायरे बाहर नहीं होगा, और वो लॉ जो है वो सेव हो जाता है। अब देखिए, जो क्लासिफिकेशन है डीपीएसपी का, वो कितने तरीके का है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से डीपीएसपी को क्लासिफाई नहीं किया गया है। हम सभी जो हैं सिर्फ उस डीपीएसपी में क्या कंटेंट है, उसमें क्या डायरेक्शन, निर्देश क्या दिए गए हैं, उसी के बेसिस पे इसको 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि ये सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल और इंटेलेक्चुअल। तो देखिए, अब हम सभी को अच्छे से पार्ट बाय पार्ट जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको देखेंगे, उसमें कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो सोशलिस्टिक में क्या रिफ्लेक्ट होता है, वो ये जो प्रिंसिपल हैं सोशलिस्टिक के, वो किस लिए हैं, ये जो हैं, जो भी हमारे सोशलिज्म के जो आइडियोलॉजी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी सोसाइटी में, उसी के लिए ये सब, इसमें जो भी हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, जो भी प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सोशलिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं। तो देखिए, ये कौन से फ्रेमवर्क ले आते हैं, जो भी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट में होते हैं। जैसे कि क्या प्रोवाइड करना, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। साथ ही साथ ये स्टेट को क्या डायरेक्ट करते हैं, मतलब क्या कौन कौन से निर्देश देते हैं, किस तरीके से कहते हैं कि आपको लॉ जो बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। तो देखिए, आपको जो भी लॉ बनाने हैं वो क्या करे, प्रमोट क्या करे, जो भी पीपुल हैं हमारे कंट्री के, उनको सिक्योर अ सोशल ऑर्डर प्रिमिटेड बाय जस्टिस, मतलब उनका जो सोशल ऑर्डर हो वो क्या हो, जस्टिस के साथ। और वो जस्टिस किस तरीके से होना चाहिए, न्याय किस तरीके का होना चाहिए, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो और पॉलिटिकल हो, जो कि हमारे प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है, अगर आप हमारे प्रेम्बल को पढ़े होंगे तो। और देखिए, ये इसमें और क्या करना है, जो भी इनइक्वलिटी है ना, असमानता है हमारे सोसाइटी में, जैसे कि इनकम को लेके, कई लोग बहुत अमीर, कई लोग गरीब हैं, उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। साथ ही साथ
जो भी स्टेटस में काफ़ी ज़्यादा असमानता है, फैसिलिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा असमानता है, अपॉर्चुनिटीज़ में किसी किसी को काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी को नहीं मिल पाती है, तो उन सभी इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए मतलब जो भी हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट जब भी लॉ बनाए तो इन सभी इनइक्वलिटी को दूर करे। ये कहाँ पर लिखा? आर्टिकल नंबर 38 में। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा प्रोविज़न है वो है हमारा आर्टिकल नंबर 39 में लिखा हुआ है। तो उसमें कई पॉइंट्स हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है ए पॉइंट, उसमें क्या कहा गया है कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, मतलब कि हमारे सभी सिटीजन को उनका जो लिवलीहुड है, मतलब उनकी ज़िंदगी है, उनको जो है संसाधन प्रोवाइड करें कि जिससे कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल सके। साथ ही साथ जो भी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, किसी कम्युनिटी में या हमारे देश में, उनको जो है सभी में इक्वली बांटने हैं। और कोई ऐसा ना करे कि जो है, जो हमारा जो पॉइंट नंबर से उसमें क्या लिखा है, कोई ऐसा ना करे कि वो जो भी वेल्थ है वो अपने ही पास कंसंट्रेट कर ले, मतलब कोई ऐसा कर ले कि उसी के पास पूरा पूरा जितने भी धन है, जो भी मनी है, वो अपने ही पास कंसंट्रेट कर ले। कोई इस तरीके से ना कर पाए और प्रोडक्शन को अपने ही पास कंसंट्रेट कर ले कि सिर्फ वही प्रोडक्शन करे। मतलब हमारे यहाँ एक फेयर मार्केट हो और इक्वल पे मिले। किसको? अगर मान लीजिए वर्क इक्वल है तो जो पे होगा, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, उनको भी पेमेंट, मतलब जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो क्या मिलना चाहिए? इक्वल मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए 10 मीटर गड्ढा खनने का अगर 50 रुपये किसी आदमी को मिलता है, तो अगर वही 10 मीटर गड्ढा कोई औरत खनती है तो उसे भी खोदती है तो उसे भी क्या मिलना चाहिए? 50 रुपये ही मिलना चाहिए। मतलब हमको जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और जो भी हेल्थ है या फिर स्ट्रेंथ है किसी वर्कर का जो काम कर रहे हैं, या जो चिल्ड्रेन है, उनको जो है प्रिजर्व करना है। और उनके साथ कोई फोर्सिबल, मतलब फोर्सली कोई काम नहीं करा सकते आप। और अब जो भी चिल्ड्रेन है उनके हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, मतलब कि चिल्ड्रेन का जो हेल्थ है, जो उनका जो स्वास्थ्य है, उसको भी डेवलप करना है। अब देखिए, जो हमारा आर्टिकल 39A है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि हमको प्रमोट करना है। क्या प्रमोट करना है? इक्वल जस्टिस, मतलब सभी को न्याय प्रोवाइड करना है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। साथ ही हमको जो एड है, मतलब अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस हो तो आप वकील हायर करेंगे, तो वो जो वकील जो हायर करेंगे, अगर मान लीजिए आप गरीब हैं तो आप कैसे जो वकील को हायर कर सकते? तो आपको फ्री लीगल एड मिले, मतलब लीगल सहायता मिले आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसको? पुअर को। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 39A में। और जो हमारा आर्टिकल 41 है, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आप बोलेंगे आर्टिकल 40 कहाँ गया, तो हमने क्या किया, हमने अपने डीपीएसपी को डिवाइड कर दिया है। तो जो भी सोशलिस्टिक वाले जो प्रोविजन है, सोशलिज्म वाले जो भी प्रोविजन है, पहले हम उनको डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद गांधीयन वाले प्रोविजन को डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लिबरल और इंटेलेक्चुअल वाले प्रोविजंस को डिस्कस कर लेंगे। इसलिए मैं जो हूँ सीरियल वाइज ना चल के, ये जो भी हमारे जो क्लासिफिकेशन है उस हिसाब से चल रहा हूँ, जो बुक में जिस तरीके से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है आर्टिकल 41 में कहा गया है कि सबके जो राइट को सिक्योर करना है। किसको? स्टेट को, मतलब गवर्नमेंट को ऐसे लॉ बनाने हैं जिससे कि इनके ये अधिकार मिल सकें। कौन से? राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार मिले, राइट टू एजुकेशन मिले, सबको जो है शिक्षा का अधिकार मिले, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस मतलब जो भी हमारी जो पब्लिक की जो सहायता हो सके। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बीमार है तो उसको जो भी पब्लिक हॉस्पिटल है, जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, उसको वहाँ पे सहायता मिल सके, इस बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये सब किसके लिए? जैसे कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज, जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग डिसएबलमेंट हैं, उनके लिए। ये कहाँ पर लिखा हुआ बात? ये लिखा हुआ आर्टिकल 41A में, सॉरी आर्टिकल 41 में। वहीं देखिए आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 42 में कहा गया है कि आपको प्रोविजंस बनाने, आपको कौन बनाएगा? आप तो बनाएंगे, मतलब जो हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो लेजिस्लेचर जो हैं, जो कानून जो बनाएंगे, जो लॉ जो बनाएंगे, उनको किस तरीके के प्रोविजन बनाने हैं कि वो जो भी वर्क जहाँ पे करें, कोई भी सिटीजन हमारा जहाँ पे भी काम करे, वहाँ पे जस्ट और ह्यूमन नेचर, मतलब उनके साथ ऐसा जानवरों के तरीके से काम ना कराने लगे कोई, ठीक है, जिस तरीके से मतलब उनको आराम भी मिले और उनको काम भी मिल सके। और मैटरनिटी रिलीफ भी मिले। मैटरनिटी रिलीफ मतलब कि
जब मान लीजिए कोई औरत वो काम कर रही है जहाँ पे, और उसको जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको जो है जब तक उसकी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन चलेगा तब तक उसको रिलीफ मिल सके, उसको जो है छुट्टी मिल सके, इस बात के लिए कहा गया यहाँ पे। और आर्टिकल जो हमारा 43 है उसमें क्या कहा गया है कि हमको जो हमारे सिटीजन है उनके एक लिविंग वेज को सिक्योर करना है, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनको देना है, ठीक है। और सभी को सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी देनी है। किसको? सभी वर्कर को सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी देनी, मतलब वो सभी अपने सोशल और कल्चरल जो भी उनके तीज त्यौहार पड़ते हैं उनको मना सकें, उनका जो लाइफ रहे, लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, जीने का जो स्टैंडर्ड वो काफ़ी बढ़िया रहे, और उनको इतना वेज मतलब यहाँ पे पेमेंट जो तनख्वाह जो होती है उतनी तनख्वाह मिले जिससे कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से कट सके। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 43 में। और आर्टिकल 43A क्या है? देखिए, जहाँ पे भी ABCD जुड़ जाते हैं मतलब ये हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हुआ है अमेंडमेंट। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है 43A में कि जो भी हमारे सिटीजन हैं, ठीक है, या फिर जो भी लोग हैं हमारे यहाँ जो रह रहे हैं उनका जैसे कोई इंडस्ट्री है, ठीक, तो उसमें उस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ जो मालिक है वहाँ का उसी का हक ना हो, जो वहाँ पे जो वर्कर है ना, जो वर्कर जो वहाँ पे काम जो कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं उस इंडस्ट्री पे, उनका भी हक हो उसके मैनेजमेंट में। सिर्फ ऐसा ना हो कि जो वहाँ का जो मालिक है उस इंडस्ट्री का उसी का हक हो, ठीक है फ्रेंड, जिससे कि जो मालिक है वो तानाशाह ना बन जाए, वो अपनी मर्जी ही ना चलाने लगे, इसलिए इस प्रोविजन को डाला गया। उसके बाद देखिए आर्टिकल 47 में ये कहा गया है कि हमको जो है क्या राइज करना है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब सभी को पोषक तत्व मिले, खाना जो है बढ़िया हो, और सभी के लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो, जितने भी लोग हैं उनका अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो, और उनकी जो भी हेल्थ है वो इम्प्रूव करे, मतलब हमको हेल्थ पे भी ध्यान देना, ये बात लिखी हुई है हमारे आर्टिकल 47 में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल को। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए आप जो हैं अपने फोकस और डिटर्मिनेशन को मत छोड़िएगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर मान लीजिए वीडियो थोड़ी ये लंबी अगर आपको लगेगी तो आप चाहें तो इसको रोक के थोड़ी देर टहल घूम के फिर से आके वहीं से शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए ये लेक्चर्स एक ही लेक्चर में कंप्लीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ही पता आपका प्रीलिम्स आने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे दोस्त हैं उनका जो है जितनी मदद मैं कर पाऊँ कर सकूं, और उनके प्रीलिम्स में जितनी सहायता कर सकूं उनका एग्जाम अच्छे से क्रैक हो सके। तो जिससे कि अगर मैं पॉलिटी को यहीं पे कवर कर देता हूं मार्च के अंत तक ही, तो आपका एक तरीके से पॉलिटी खत्म हो जाएगा, और आप और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उन पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो गांधीयन प्रिंसिपल है वहाँ पे ये कहा गया है कि किसके ऊपर बेस है, जो भी गांधी जी की आइडियोलॉजी थी ना, गांधी जी की जो सोच थी उसके ऊपर ये सभी डीपीएसपी जो अब हम डिस्कस करेंगे आगे सॉरी, उसी के ऊपर बेस्ड है। और कब इनकी जो भी आइडियोलॉजी किस समय की, जब हमारे यहाँ जब नेशनल मूवमेंट जब चल रहा, जब हम अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए जो भी गांधी जी ने जो भी मूवमेंट चलाए थे, जो भी उनके प्रोविजंस थे, जो भी उनकी सोच थी, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली जो बात कही गई है आर्टिकल 40 में, वो क्या कहा गया है, हमको जो है क्या करना है, पंचायत बनाने हैं, ठीक है। और जो भी पावर है, जो भी नेसेसरी पावर है, वो हमको क्या करना है, विलेज का पंचायत बनाना, मतलब सभी गांव में पंचायत होने चाहिए, और उनको जो भी उनको जरूरी पावर्स हैं, ऐसा नहीं कि आप खाली पंचायत बना दीजिए उनके पास कोई पावर ही ना, कोई अथॉरिटी ना रहे, उनको जो है पंचायत को अथॉरिटी और पावर भी प्रोवाइड कराना है, जिससे कि वो किस तरीके से फंक्शन कर सकें, खुद के सेल्फ गवर्नमेंट की तरह के तरीके से फंक्शन कर सके। मतलब गांधी जी ये चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी रहे वो हमारे बिल्कुल ग्रास रूट ग्राउंड पे, मतलब जो हमारा गांव है उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा बिल्कुल यूनिट है, सबसे छोटी कड़ी है हमारे देश की, तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी रहे, वहाँ पे भी सेल्फ गवर्नमेंट रहे। और ये बात लिखी है आर्टिकल 40 में, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारा जो पंचायत और जो म्यूनसिपालिटीज है ना, जो कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे 1992 में, वहाँ पे आपको आगे भी पढ़ाऊँगा मैं, तो उसको हमने अमेंडमेंट करके रखा था, शुरू में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो वो जो पंचायत और म्यूनसिपालिटी जो बने और यहाँ तक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी, वो यहीं से निकले, गांधी जी के प्रिंसिपल से ही निकले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हमको जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो कपड़े का जो इंडस्ट्री है, वो कहाँ पे उसको प्रमोट करना है, ठीक है।
रूरल एरियाज में, मतलब जो गांव के जो हमारे जो एरिया हैं वहां पे हमको कॉटेज इंडस्ट्री क्या करनी है, प्रमोट करनी है। भले ही इंडिविजुअल मतलब एक ही आदमी कर रहा है, कई लोग अपना एक ग्रुप बना के कर रहे हैं, उसको हमको प्रमोट करना है। ये बात लिखी है आर्टिकल 43 में। ये जो सभी जो मैं प्रिंसिपल डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं गांधी जी के प्रिंसिपल हैं। आप देखते भी होंगे गांधी जी चरखा लेके धागा काटते हुए आपको आपने उनकी कई पिक्चर्स देखी होगी। तो वो जो है इसीलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सभी प्रिंसिपल। ये सभी सोच जो है गांधी जी की थी कि हमारा देश इस तरीके से होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए जो आर्टिकल 43B है, इसमें क्या लिखा गया, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको हमको प्रमोट करना है। उनको जो है जिससे कि उनकी फॉर्मेशन हो सके, उनको ऑटोनोमस मतलब उनके जो भी फंक्शनिंग है ना उसमें कोई टोक रोक मत करे, उनको खुद का कुछ पावर मिले और डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो। मतलब वहाँ पे भी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पे भी लोकतंत्र हो, वहाँ पे भी लोग जो हैं चुन के आए, इलेक्ट होके आए और उनका प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो सके। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 43B में। और देखिए यहाँ पे जो भी SC हैं, जो भी ST हैं हमारे, या फिर जो भी वीकर सेक्शन हमारे सोसाइटी के, उनको क्या प्रोवाइड करना है, उनको वहाँ पे क्या प्रमोट करना है, हमको एजुकेशन, शिक्षा, और उनके जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब उनके पास देखिए उनकी जो स्थिति है उसको ऊपर लानी है, उनको काम मिल सके जिससे कि उनका जो है जो स्टेटस है सोसाइटी में ऊपर उठ सके, उनको इकोनॉमिकली भी बेनिफिट मतलब दिला सकें हम उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। और इससे क्या होगा, इससे जो भी उनके पास जो भी सोशल इंजस्टिस है ना, जैसे कि या फिर जो भी एक्सप्लॉइटेशन है, जैसे कि लोग बोलते थे कि इनको मंदिरों में ना जाने दो, इनको छुओ मत, और ये लोग भी, और इनके साथ बैठ के खाओ मत, इनसे हाथ ना मिलाओ क्योंकि ये जो हैं ये छोटी जात के हैं। तो वो सभी चीज़ें जो भी हमारे सोसाइटी में जो भी इनके साथ दुर्व्यवहार होता था, जो भी इनके साथ गलत चीज़ें होती थी, उनको हम लोग ख़त्म कर सकें। साथ ही साथ आर्टिकल 47 में ये लिखा है कि हमको क्या खत्म करना है, जो भी इंटॉक्सिक जैसे शराब दारू या जो भी ड्रग्स वगैरह है उनके कंजप्शन को खत्म करना है, उसको रोकना है। और क्योंकि ये जो भी हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं। आपको ही पता होगा दारू पीना, सिगरेट पीना, ये सभी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं। अब देखिए जो आर्टिकल 48A है, इसमें क्या कहा गया है, जो भी स्लॉटर हाउस होते हैं, अभी जब हमारे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जो भी अनरजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस थे उनको अभी बंद करा दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी ये चीज़ें। तो जो भी स्लॉटर हाउस हैं किसके, काव के, काव्स के, ठीक है, और भी जो भी कैटल वगैरह के, उनको क्या करना, उनको भी प्रोहिबिट करना है और उनके जो ब्रीड हैं उनको इम्प्रूव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि गाय को लोग जाके काट देते थे, उनके मांस वगैरह को बेचते थे, तो वो सभी चीज़ें बंद करनी है हमको। अब देखिए अब जो अगला जो प्रोविजन आता है वो है लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रोविजंस प्रिंसिपल्स। तो देखिए लिबरल मतलब होता है उदारवाद और इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमानी। मतलब ये जो प्रोविजन है ना, इस प्रोविजंस को इसलिए रखा गया जिससे कि हमारी सोसाइटी क्या हो सके, लिबरल आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ सके। और यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल्स हैं ये सभी प्रिंसिपल्स क्या है, उदारवादी भी हैं, और जिससे कि हमारी सोसाइटी बुद्धिमान बन सके। बुद्धिमान मतलब कि इंटेलेक्चुअल बन सके। जैसे कि अभी आप आर्टिकल 44 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो भी हमारे सिटीजन है उनका खुद का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए पूरे कंट्री में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुस्लिमों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग। जैसे कि अभी आपको पता होगा ट्रिपल तलाक वाला जो आया था अभी मुद्दा, काफ़ी ज़्यादा उछला है, वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड ही बनाना चाह रहा है कि सभी के लिए एक ही तरीके के कानून होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग रहे। वो बात आर्टिकल 44 में ही है। और देखिए काफ़ी ज़्यादा इस बार ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा हुआ था, तो ये जो आर्टिकल ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। जो भी हमारे यहाँ 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको क्या प्रोवाइड करना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करनी है और उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है। क्योंकि 6 से 14 साल तक तो जो बच्चे होंगे उनका तो फंडामेंटल राइट ही है, राइट टू एजुकेशन। तो उससे पहले की बात की जा रही है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है कि जब तक वो लोग 6 साल की उम्र तक ना आ जाएं। और उसके बाद हमको ऑर्गेनाइज करना है क्या, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। और इनको किस बेसिस पे ऑर्गेनाइज करना है कि इनका जो है इनका भी डेवलपमेंट हो सके, किस बेसिस पे इनका भी आधुनिकीकरण हो सके, और जो भी वैज्ञानिक जो भी नई चीज़ें खोज रहे हैं उस आधार पे इनकी जो है आधुनिकीकरण हो सके। किसका, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का। मतलब हमको
खेती किसानी में भी आधुनिकीकरण लाना है, साइंटिफिक जो भी खोज हो रही है वहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट करना है। कहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 48 में। और हमको इम्प्रूव करना है और प्रोटेक्ट करना है किसको, इन्वायरमेंट को और अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। तो अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव और प्रोटेक्ट करना है, हमारे जो भी जंगल हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है, और जो वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल में जो भी जीव जंतु रहते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 48A में। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि जो भी हमारे मोनूमेंट्स हैं ना, पुराने पुराने जो आप देखे होंगे, महल होंगे, बिल्डिंग्स वगैरह होंगी, जो भी प्लेसेस हैं, जो भी जगह हैं, या जो भी आर्टिस्टिक या जो भी हिस्ट्रिक मतलब जो कि हमारे कल्चर को बता रहे हैं, या जिनका जो है जुड़ाव हमारे किससे है, इतिहास से है, जिसको हम डिक्लेयर कर चुके हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के तौर पे, मतलब वो हमारे देश के लिए ज़रूरी हैं, वो हमारे कल्चर या उनका जुड़ाव हमारे इतिहास के साथ है, तो उनको प्रोटेक्ट करना है। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 49A में। चलिए आप इसी बताइएगा कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको जो है किसने फाउंड किया था और कब फाउंड हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमको जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना है, मतलब उन दोनों के बीच में पावर का डिवीजन होना चाहिए, कोई भी किसी के भी मैटर में इंटरफेयर ना कर सके। ठीक है, कब, पब्लिक सर्विस, जब भी हमारा जो गवर्नमेंट है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार जो है, उसमें जो है जो एग्जीक्यूटिव हैं और जो जुडिशरी हैं उन दोनों में सेपरेशन हो, उनके में पावर का सेपरेशन रहे, पावर का डिवीजन रहे। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 50 में। और देखिए आर्टिकल 51 में ये लिखा हुआ है कि हमको क्या प्रमोट करना है, हमको किस चीज़ को बढ़ावा देना है कि पूरे विश्व में क्या रहे, शांति रहे, और हमको क्या प्रमोट करना है, सिक्योरिटी को, सुरक्षा को, जिससे कि किन्हीं जो भी देश हैं उनके बीच में क्या रहे, उनका जो रिलेशन रहे वो अच्छा बना रहे, किसी में भी दुश्मनी ना रहे। हमको सभी जो भी इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो भी समझौते हैं, उनका क्या करना, उनका रेस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि उनका हम लोग क्या करें, वायलेशन करें। और जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है ना, उनको आर्बिट्रेशन मतलब बातचीत करके सुलझाने, हमको इस बात को इनकरेज करना। ये बात लिखी हुई है कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 51 में। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम बात करेंगे जो भी नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब हम चलते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे वो कौन कौन से डीपीएसपी हैं जो कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आए हैं। तो देखिए जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 का, उसने क्या किया, उसने 4 नए डीपीएसपी को ऐड किया हमारे ओरिजिनल लिस्ट में। तो वो कौन कौन से हैं कि हमको जो बच्चों का जो हेल्थ है उसको डेवलप करना है, उस पर ध्यान देना है। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 39 में, जो मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया। और आर्टिकल 39A में ये लिखा हुआ कि हमको इक्वल जस्टिस, सभी को न्याय जो है सभी को बराबर देना है, किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, और सभी को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं कि और जो भी पुअर हैं, जो भी गरीब हैं, उनको क्या प्रोवाइड करना है, फ्री लीगल एड, मतलब उनको अपना न्याय पाने के लिए पैसे ना खर्च करने पड़े वकील के पीछे। ये बात लिखी है आर्टिकल नंबर 39A में। उसके बाद देखिए जो भी वर्कर्स किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में उन वर्कर का भी पार्टिसिपेशन हो, जो वहाँ का जो उस इंडस्ट्री का जो मालिक है वो वहाँ पे अपना तानाशाही ना चलाने लगे। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 43A में। और उसके आगे देखिए टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, कि हमको क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, और जो भी हमारे जंगल वगैरह हैं और जो भी उस जंगल में वाइल्ड लाइफ है, जो भी जीव जंतु हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। ये बात लिखी हुई आर्टिकल नंबर 48A में। तो ये चारों प्रिंसिपल्स हमने 44th अमेंडमेंट किया 1976 का, उसमें हमने चेंज किया। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको हमने किस अमेंडमेंट के द्वारा हटाया था, प्लस जो हमारा प्रेम्बल था उसको कब अमेंड किया गया, और उसमें कौन कौन से जो भी शब्द हैं हम अपने प्रेम्बल में हमने कौन कौन से वर्ड को ऐड किया और किस अमेंडमेंट के द्वारा। उसका देखिए जो 44th अमेंडमेंट है 1978 का, उसने क्या किया, एक और डीपीएसपी को ऐड किया। उसमें क्या लिखा गया कि जो भी इनइक्वलिटी है हमारे सोसाइटी में,
चाहे इनकम के बेसिस पे, चाहे स्टेटस के बेसिस पे, चाहे फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे, तो उसको जो है सरकार को ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए, गवर्नमेंट को, स्टेट को ऐसे प्रोविजन बनाने चाहिए जो कि उसको खत्म कर सके, उसको जो है कम कर सके। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 38 में। उसका देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 2002 में, जिसके द्वारा जो भी 6 से 14 साल के बीच के बच्चे हैं उनको क्या मिलता है, राइट टू एजुकेशन। तो ये बात पहले लिखी हुई थी आर्टिकल 45 में कि स्टेट को प्रोवाइड करनी है फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उसको तो हमने फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21A में। तो अब इसमें क्या लिखा है, जो 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके चाइल्डहुड केयर का मतलब उनका केयर, उनका देखभाल अच्छे से हो सके, और साथ ही साथ उस 6 साल से कम उम्र के बच्चों को जो भी एजुकेशन चाहिए उसको प्रोवाइड कराएं। कौन प्रोवाइड करें, स्टेट, मतलब जो गवर्नमेंट जो है। तो उसके लिए अब जो आर्टिकल 45 में हमने इस प्रोविजन को रख दिया। उसका देखिए 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 2011 में, उस पर भी एक डीपीएसपी को ऐड किया जाता है। उसमें क्या है कि हमको प्रमोट करना है क्या, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सके हमारे सोसाइटी में। ये बात लिखी आर्टिकल 43B में। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि इसने किसने 97 अमेंडमेंट एक्ट जो था 2011 का, इसने हमारे फंडामेंटल राइट में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसमें जो है इसने राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी ऐड किया था, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट भी ऐड हुआ जिसको हम बोलते हैं पार्ट 9B। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से प्रोविजन हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि एक BN राव थे, ठीक है। वो कौन थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी व्यक्ति है, उसके राइट को हमको 2 भागों में डिवाइड करना चाहिए। कौन कौन से, एक जस्टिसेबल, एक नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल मतलब क्या हो गया कि जो इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट, और दूसरा जो नॉन इन्फोर्सिबल हो कोर्ट के द्वारा। तो देखिए इसको एक्सेप्ट किया गया किसके द्वारा, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। तो देखिए इसी के आधार पे क्या बना, एक फंडामेंटल राइट बना, जो क्या हुआ, जो कि जस्टिसेबल है, जो इन्फोर्सिबल है कोर्ट के द्वारा, और ये कहाँ पे रखा गया, पार्ट 3 में। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना जो कि नॉन जस्टिसेबल है, जो कि कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है। यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो डीपीएसपी है ये भी क्या है, ये भी किसी इंडिविजुअल का क्या है, राइट है। तो वो क्या रहा, जो डीपीएसपी था जो पार्ट 4 में रखा गया वो नॉन जस्टिसेबल रहा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए आर्टिकल 37 में अभी आपने ऊपर देखा ये लिखा हुआ है कि जो भी डीपीएसपी हैं वो क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। लेकिन हमारे कंट्री में गवर्नेंस, मतलब जब सरकार, जो जैसे सरकार बन गई तो सरकार चलाएगी, जो सरकार जो चलाएगी, जो भी गवर्नमेंट, उसको जो है इन प्रिंसिपल के आधार पे ही चलाने हैं। मतलब कि स्टेट की ड्यूटी है, जो गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी है कि वो इन सभी प्रिंसिपल को जब भी लॉ बनाए तो उस समय इन सभी प्रिंसिपल को अप्लाई करे। तो देखिए ये जो है एक तरह की मॉरल ऑब्लिगेशन है, इसके लिए हम कोर्ट के द्वारा इसको जो है इन्फोर्सिबल नहीं है, तो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर के तौर पे ही हो सकता है। अब ऐसा क्यों, देखिए अभी एक बात बताता हूं मैं। मान लीजिए कि अभी जो भी गवर्नमेंट बनी, तो अगर वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, डीपीएसपी में क्या लिखा हुआ है कि हमारे सोसाइटी को हम किस तरीके से और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, अगर वो अपनी मनमानी चलाएगी, तो क्या वो अगली बार वोट मांगेगी तो आप वोट देंगे। तो बस वही लिखा हुआ कि खाली पॉलिटिकल प्रेशर पे ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, उन्होंने कहा कि जो भी मिनिस्ट्री है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल टू द पीपुल का मतलब ये हुआ कि वो किसके द्वारा चुनी जाती है, पीपुल मतलब लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो वो जो है ये जो भी पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उनको इग्नोर नहीं करेगी, क्योंकि उनको जो दोबारा इलेक्शन जीतना है तभी तो उनकी गवर्नमेंट बनेगी, नहीं तो अगली बार उनकी गवर्नमेंट ही नहीं बन पाएगी। इसी तरह देखिए जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, उन्होंने क्या बोला, जो भी सरकार बनेगी जो किसके ऊपर डिपेंड है, कि पॉपुलर वोट, मतलब कि लोग उनको क्या कर सकें, वोट दें अच्छे से, उनको इग्नोर मत करें, लोगों को उनके काम पसंद आए। तो वो जो है शायद ही डीपीएसपी को ना इम्प्लीमेंट करे, उनको डीपीएसपी का सहारा लेना ही पड़ेगा। उनको डीपीएसपी के प्रिंसिपल को अपने लॉ को बनाने के समय प्रिंसिपल इनके जो भी हैं डीपीएसपी के, उनको लॉ बनाते समय
प्रोविज़न बनाना ही पड़ेगा इन पे, इन्हीं की मदद से। तो वो जो है इग्नोर नहीं करेंगे, नहीं तो उनको दोबारा से इलेक्शन तो लड़ना ही है। तो वो अब जब दोबारा जब वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे? तो देखिए, जो फ्रेमर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन्होंने डीपीएसपी को नॉन जस्टिसेबल और नॉन इन्फोर्सिबल क्यों, मतलब ऐसा क्यों रखा कि वे जो है इन्फोर्सिबल नहीं, कोर्ट जो है इसको जबरदस्ती, जिस तरीके से अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, तो ऐसा इसके लिए क्यों नहीं है? तो उसके लिए देखिए इन्होंने कई कारण दिए। जैसे कि देखिए, हमारी कंट्री नई नई आज़ाद हुई थी, तो हमारी कंट्री के पास इतना पैसा नहीं था कि वो जो है, जो भी हमारे डीपीएसपी में आपने देखे कई ढेर सारे प्रोविजन है कि आपको हेल्थ प्रोवाइड कराना है, जो भी स्लॉटर हाउस हैं उनको बंद कराने हैं, जो भी जानवर वगैरह हैं उनके लिए उनकी भी रक्षा करनी है, साथ ही साथ हमको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, और भी कई ढेर सारे इनइक्वलिटी को कम करना। तो इतना तो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स था नहीं कि हम इनको क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। साथ ही साथ देखिए, हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी, यहाँ तक अगर आप ज़्यादा नहीं 10 किलोमीटर आगे बढ़िए तो आपको उसी में थोड़ा बहुत बोली भाषा में चेंज, मतलब वहाँ का जो भाषा है, जो भी लैंग्वेज है, उसमें आपको चेंज मिलने लगेगा। और हमारी कंट्री काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड भी है, तो इस वजह से इसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब इनको इन्फोर्सिबल और जस्टिसेबल, मतलब कि कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स या फिर इसको जस्टिसेबल बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए इसको नॉन जस्टिसेबल रखा गया। उसका देखिए, हमारा जो देश है इसमें क्या है, ये अभी नया नया आज़ाद हुआ था, उस समय 1947 में आज़ाद हुआ था, और उसके बाद 1950 में तो हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ। तो देखिए, इसमें काफ़ी ढेर सारा बर्डन वैसे ही था। तो हमको जो है, जो भी हमारे डीपीएसपी हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो ठीक है, हम तुरंत जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, तो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी लोग थे, उनका ये मानना था कि हमको क्या करना चाहिए, हमको जो है ये सभी को, जो भी डीपीएसपी, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों पर छोड़ देना चाहिए, ना कि कोर्ट के द्वारा कि कोर्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट करे। कोर्ट जो है अपना निर्णय सुना के, रेट इशू करके इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा, बल्कि लोग खुद इम्प्लीमेंट करवा लेंगे। कैसे? अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट चुनी गई और वो जो है हमारे डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, वो जो हमको फ्री लीगल एड नहीं प्रोवाइड करा रही है, वो हमको जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनाने दे रही है, वो हमको फ्री हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड करा रही है, वो हमारे इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दे रही है, हमको फ्री एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा रही जो 6 से 14 साल बच्चों का है, तो आप जो है, आप उनको फिर दोबारा वोट देंगे? नहीं देंगे। तो इसीलिए कहा गया कि लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे इसको। अब देखिए, बात करते हैं क्रिटिसिज्म क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। तो जो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म हुआ, ये कहा गया कि इसका कोई भी लीगल फोर्स नहीं है जो इसको लागू कर सके। केटी शाह ने क्या कहा? केटी शाह ने तो ये कहा, यहाँ तक कह दिया कि एक तरीके से चेक है बैंक का, जो तभी आपको उस चेक पे जो भी अमाउंट लिखा हुआ है वो बैंक आपको तभी पे करेगी जब आपके पास रिसोर्स होगा उस बैंक के पास, कि हाँ, जब बैंक के पास उतना पैसा रहेगा तभी वो बैंक देगी। ठीक इसी तरीके से आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे हमारे डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यही कहा गया कि उस समय हमारे पास उतने पैसे वगैरह नहीं थे। उसका देखिए, नसरुद्दीन जी थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, नो बेटर देन द न्यू ईयर रिजोल्यूशन विच आर ब्रोकन इन द 2 जनवरी। टीटी कृष्णमूर्ति ने कहा कि एक तरीके से एक हमारे जो डीपीएसपी को क्या है, वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स है। मतलब हमने क्या किया, आप जितने भी सेंटिमेंट्स हैं उनको क्या किया, जो भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उनको डस्टबिन में डाल दिया। और केसी वेयर ने तो यहाँ तक कहा कि ये क्या है, मैनिफेस्टो है, एम और एस्पिरेशन का, बस और कुछ नहीं है। तो देखिए, उसके बाद देखिए ये कहा गया कि ये क्या है, इलॉजिकली अरेंज्ड है, मतलब कोई लॉजिक लगा कि हमने इनको अरेंज नहीं किया है। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि हमने क्या किया है, नाइदर प्रॉपरली क्लासिफाइड नॉट लॉजिकली अरेंज्ड, मिक्सेस अप रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट इशूज। हमने क्या किया है, ना ही जो है जो लॉजिकल चीज़ें हैं उनको इलॉजिकल चीज़ों के साथ रख दिया है, सभी चीज़ों को एक दूसरे में मिला दिया है। हमने क्या किया, जो भी इंपॉर्टेंट इशू है उनको अनइम्पॉर्टेंट इशू के साथ रख दिया है, पुरानी चीज़ों को नए चीज़ों के साथ रख दिया है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी गई है। यहाँ तक सर इवोल जेनिंग थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो भी प्रिंसिपल ये क्या है, इनका फिलॉसफी जो है कंसिस्टेंट ही नहीं है। उसका देखिए लिखा हुआ कंजर्वेटिव का मतलब ये हुआ कि अपरिवर्तनवादी मतलब कि हमारी जो सोसाइटी है वो परिवर्तन ही नहीं हो पाएगी इसके हिसाब से। इसमें यह कहा गया है कि जो भी प्रोविज़न है इस क्रिटिसिज्म में, जो कंजर्वेटिव वाला क्रिटिसिज्म उसमें बता रहा हूँ मैं, इसमें यह कहा गया है कि हमारी जो डीपीएसपी है ना, वो किसके ऊपर बेस है, जो भी 19th सेंचुरी के जो
इंग्लैंड की जो वहाँ की जो भी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी उसके ऊपर बेस्ड है। तो क्या वो जो है अब आज जो है 21st सेंचुरी में क्या वो एप्लीकेबल है? तो ये सब चीज़ें कि अभी भी हम पुरानी ही चीज़ें लेके चल रहे हैं। अब हमको क्या करना है, हमको मॉडर्नाइज होना है। और साथ ही साथ देखिए के संथनाम थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट ले आ देते हैं। किनके इनके बीच, मतलब कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि तनातनी कह सकते हैं आप, किसके बीच, सेंटर और स्टेट के बीच, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच, या जो भी गवर्नर हैं स्टेट के और चीफ मिनिस्टर के बीच। जैसे कि अगर सेंटर चाहे, सेंटर उनको इंस्ट्रक्शन देगा कि जो है आप, स्टेट और सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, कि सेंटर क्या करेगा, स्टेट को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप इस डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करिए, लेकिन अब स्टेट नहीं चाहता, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। या फिर प्राइम मिनिस्टर किसी बिल को असेंट दिलाना चाहता है, किसी बिल को जो है पास करना चाहता है, लेकिन वो जो डीपीएसपी को वायलेट कर रहा है और प्रेसिडेंट नहीं चाहता, तब भी जो है क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब हम बात करेंगे यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इसका यूज क्या है, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस यूज में आते हैं। देखिए अभी तक तो हमने ऊपर क्या देखा, हमने देखा जो क्रिटिसिज्म था हमारे डीपीएसपी का, हमने क्या देखा, क्रिटिसिज्म। अब हम देखेंगे कि आखिर हमारा जो डीपीएसपी उसका यूज क्या है, यूटिलिटी क्या, क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया वो जरूरी था। तो देखिए, तो जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा डीपीएसपी के बारे में कि ये क्या है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जो कि हमारे कंट्री के जो भी गवर्नमेंट रहेगी, जो भी स्टेट रहेगी, उनको अपनाने होंगे, जो भी लॉ या जो भी प्रोविजन वो बनाते हैं। यहाँ पर एल एम सिंघवी थे जो कि एक इमिनेंट जूरिस्ट और डिप्लोमेट थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके लाइफ गिविंग प्रोविजन है ये। मतलब अगर हमारे कोई भी लॉ बनता है हमारे यहाँ, तो उनको कैसे वो लाइफ गिविंग प्रोविजन बोले, कि इन्हीं को जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल उन्हीं को देख के, उन्हीं के बेसिस पे अगर हम लॉ को बनाएंगे। इसमें जो है हमारे डीपीएसपी में क्या लिखा है, फिलॉसफी लिखा हुआ कैसे, सोशल जस्टिस का। आप देखे होंगे सभी को एक बराबर रखने का अधिकार दिया जा रहा है। जो हमारे जो पुअर से भी पुअर सिटीजन है उसको भी फ्री लीगल एड देने की बात की जा रही, इनइक्वलिटी को खत्म किया जाए। तो कहाँ, तो यहाँ पे जो हमारी डीपीएसपी इसमें क्या है, इसमें सोशल जस्टिस भी है। एमसी चगला थे जो कि क्या थे, चीफ जस्टिस थे इंडिया के, फॉर्मर चीफ जस्टिस, जो पहले चीफ जस्टिस रह चुके। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम इन प्रिंसिपल को जो डीपीएसपी में जो दिए गए हैं उनको हम अपने कंट्री में अच्छे से उनके ऊपर लॉ बना देते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो हमारा कंट्री जो है इस पृथ्वी पे क्या रहेगा, हेवन, स्वर्ग की तरह रहेगा। यहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल सेंस में ही नहीं रहेगी, बल्कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के वेलफेयर के भी बारे में सोचेगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी बोला कि इनका जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो है इंडियन पॉलिटी के गोल को डिसाइड कर रहे हैं, जो कि क्या है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो ग्रेविन ऑस्टिन है ये भी बताते हैं कि ये जो हमारे गोल हैं, सोशल रिवॉल्यूशन के लिए गोल हैं, ये हमारे गवर्नमेंट का गोल, हमारे गवर्नमेंट का एम क्या होना चाहिए, कभी भी सरकार को बनाने के लिए या फिर हमारे सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए किस तरीके से प्रोविजन बनाए, उसी के लिए क्या है, गोल है उनका। गवर्नमेंट का लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी इसी तरीके से बने। और देखिए बी एन राव थे जो कि एक एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। उन्होंने कहा कि जो डीपीएसपी है वो क्या है, मॉरल परसेप्ट्स है अथॉरिटीज ऑफ स्टेट, कि उनको किस तरीके, मतलब मॉरल कॉन्सेप्ट समझाती है किसको, गवर्नमेंट को, स्टेट को, कि उनको अपनी अथॉरिटी का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उनको किस तरीके से प्रोविजंस को बनाने हैं, चाहे वो एक बिल्कुल छोटा ही वैल्यू क्यों ना हो। तो देखिए एमसी स्टेबल थे जो कि एक हमारे क्या थे, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे, मतलब वो पहले हमारे अटॉर्नी जनरल रह चुके थे। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे डीपीएसपी हैं उनको, उनका कोई लीगल राइट नहीं है, उनको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं किया जा सकता, उनको कोई लीगल रेमेडी नहीं है। चलिए आप इसी पे बताइएगा कि आर्टिकल 32 में हम कौन कौन से रिट इशू करते हैं और किसका पावर, सुप्रीम कोर्ट का पावर ज़्यादा है कि हाई कोर्ट का पावर ज़्यादा है, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के थ्रू रिट इशू करता है और ट्यूटोरियल पावर किसका ज़्यादा है।
तो देखिए उन्होंने कहा कि जो हमारी डीपीएसपी वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसमें क्या लिखा, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको सरकार को किस तरीके से प्रोविजंस, किस तरीके से लॉ बनाने हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए काम कर सके। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था कि जो हमारी जो जुडिशरी है, जो हमारे जो कोर्ट है वो भी देखते हैं, मान लीजिए कोई अगर प्रोविजन बन गया तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए कि कहीं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर चेंज तो नहीं कर रहा है, तो वो भी देखने के लिए इसका यूज होता है, किसका, डीपीएसपी का। और जो हमारे प्रिम्बल में जो लिखा हुआ है कि सभी सिटीजन को, जो भी इंडिया के सिटीजन, उनको क्या देना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी देनी है, तो उसका भी जो इंस्ट्रक्शंस है वो डीपीएसपी में दिया गया है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो लॉ बना के इन सभी जो भी हमारे प्रेम्बल में ये सभी प्रोविजन जो लिखे हुए हैं उनको एडॉप्ट कर सकती है। तो देखिए अब हम ओवरऑल क्रक्स देखेंगे कि क्या है आखिर डीपीएसपी के फायदे क्या क्या हैं। तो ये क्या प्रोवाइड कराती है, ये स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड कराती है। कहाँ पे, डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर पे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अभी हमारे यहाँ मोदी जी की गवर्नमेंट है, कल को राहुल जी अगर जीत के आ जाते हैं तो उनको भी हमारे वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा। जो भी हमारे डीपीएसपी जो प्रोविजंस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए लॉ बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा डीपीएसपी को, क्योंकि तभी वो अगली बार वोट मांगने आ सकते हैं। अगर वो हमारे जो इंडिया के सिटीजन हैं उनके वेलफेयर के लिए काम ही नहीं करेंगे तो वो अगली बार वोट कैसे मांगेंगे। ठीक है, तो और स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी भी प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ देखिए ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। जो हमारे सिटीजन को जो फंडामेंटल राइट मिले हैं उसकी सप्लीमेंट्री, मतलब कि जो भी राइट्स पार्ट 3 में छूट गए थे उनको यहाँ पे भर दिया जाता है। जैसे कि जो पार्ट 3 में क्या दिया गया, फंडामेंटल राइट, और ये जो पार्ट 4 है जो डीपीएसपी वो क्या प्रोवाइड कराता है, सोशल और इकोनॉमिक राइट। जैसे कि आप देख रहे हैं सभी को इक्वल वेज मिलना चाहिए, सभी को इक्वलिटी मिलना चाहिए सोसाइटी में। ये सभी चीज़ें क्या हैं, हमको क्या प्रोवाइड करा है, सोशल और इकोनॉमिक राइट। और देखिए इसके इम्प्लीमेंटेशन से क्या होता है कि जो भी हमारे सिटीजन हैं इंडिया के, वो क्या कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट का अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हो लेकिन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना हो, अर्थात कि हमारे यहाँ कोई बहुत गरीब हो, कोई बहुत अमीर हो, किसी का स्टेटस सोसाइटी में बहुत बढ़िया हो, किसी का खराब हो, किसी का जीवन बहुत अच्छे से चले, उसके पास सभी अपॉर्चुनिटीज हो, सभी सुख सुविधाएं हो, किसी के पास ना हो। तो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो है लेकिन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो है हमारा जो अपोजिशन है ना, अपोजिशन को क्या देते हैं, पावर देते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, जो हमारी जो गवर्नमेंट अगर जो भी काम वगैरह कर रही है उनके ऊपर कंट्रोल रख सके, जिससे कि वो कोई गलत काम ना कर सके। और जो अपोजिशन है वो रूलिंग को पार्टी के ऊपर ब्लेम भी कर सकती है अगर वो किसी भी डीपीएसपी का अपोज करते हैं। उनका जो भी डीपीएसपी अगर उसका विरोध करती है, गवर्नमेंट उसको नहीं मान रही है, तो अपोजिशन रूलिंग पार्टी के ऊपर ब्लेम भी लगा सकती है कि आपने देखिए ये काम नहीं किया। साथ ही साथ ये देखिए एक तरीके से जो भी गवर्नमेंट है उसके लिए क्रूशियल टेस्ट की तरह होती है, क्योंकि देखिए डीपीएसपी को क्या कहा गया है कि जो हमारी जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वो इनको इम्प्लीमेंट करेगी लोगों के वेलफेयर के लिए। तो जो जितना वेलफेयर करेगा वो उतना ज़्यादा डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करेगा। तो वही कह रहा है कि ये क्या है, एक तरीके से क्रूशियल टेस्ट है, किसके लिए, गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस में। ये इस तरीके से कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है। आपको पता होगा जैसे भी इलेक्शन होने वाला है तो सभी पार्टी क्या मैनिफेस्टो अपना लेके आएंगे कि अगर हम इलेक्शन में आएंगे तो हम कौन कौन से काम करेंगे। तो वही मैनिफेस्टो की बात कर रहा है। तो देखिए ये जो डीपीएसपी जो है ये ज़्यादातर पार्टियों के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में रहते हैं। ठीक है, भले चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, भले सभी पार्टी का आपको पता होगा आइडियोलॉजी भी अलग अलग है। तो चाहे उनकी आइडियोलॉजी भी अलग हो, चाहे उनके प्रिंसिपल भी अलग हो, लेकिन उनका जो मैनिफेस्टो रहेगा उसमें डीपीएसपी का प्रोविज़न, ये सभी प्रोविज़न जरूर रहेंगे। किसी में पहले रहेंगे, किसी में बाद में रहेंगे, किसी में ज़्यादा रहेंगे, किसी में कम रहेंगे। अब देखिए अब हम बात करेंगे कन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। मतलब अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमको डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों में से एक को चुनना हो, एक को इम्प्लीमेंट करें तो दूसरा जो है दूसरे का वायलेशन हो जाए, तो हम किसको चुनेंगे, अब हम उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए अब आप लोग भी, मैं जानता हूं कि लेक्चर अब 54 मिनट का हो चुका है तो आप भी थक गए होंगे, लेकिन देखिए आपको आपको अपने डिटर्मिनेशन और फोकस को आपको भटकने नहीं देना है दोस्तों।
तभी आपका भी इस साल जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम जब आप दे के निकलेंगे तो आपका भी हो सकता है रोल नंबर उस लिस्ट में निकले जिसके बाद आप मेंस का एग्जाम दे सकेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ महीनों की मेहनत और है, आपका फरवरी ख़त्म होने को आया, मार्च चालू होने को आ गया है, अब कितने दिन बचे, 2 जून को आपका पेपर ही है। तो देखिए डटे रहिए दोस्तों, अपनी हिम्मत को मत हारिएगा, अपने फोकस और डिटर्मिनेशन को डाइवर्ट मत होने दीजिए दोस्तों, बस मैं यही कहूँगा। अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए जाके ब्रेक वगैरह लेके आ सकते हैं, वीडियो को रोक दीजिए, थोड़ा जाइए पानी वगैरह पी के फिर उसके बाद सुनिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे अब यहाँ वाला लेक्चर जो कन्फ्लिक्ट है उसको डिस्कस करते हैं हम। देखिए अगर मैं बात करूँ जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, वो क्या जस्टिसबिलिटी है उसको हम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स करवा सकते हैं। अगर उसका वायलेशन होता है तो कोर्ट रिट इशू कर देगा। वहीं जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है, वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है और उसका वायलेशन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, केस आता है सुप्रीम कोर्ट में जिसको हम बोलते हैं चंपाकम दोराईराजन केस 1951 का। उसने क्या कहा कि जब भी कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए किसके बीच, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच, तो हम किसको ज़्यादा पावर देंगे, हम फंडामेंटल राइट को क्या देंगे, ज़्यादा पावर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए साथ ही साथ ये कहा गया कि जो डीपीएसपी है वो एक तरीके से सब्सिडियरी है किसका, फंडामेंटल राइट का। ऐसा नहीं कि हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दे। लेकिन देखिए इसमें इस केस में ये भी कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके, मतलब फंडामेंटल राइट का क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है और उसको हटा भी सकते हैं। इसी का रिजल्ट हुआ कि जो पार्लियामेंट ने क्या किया, पहला अमेंडमेंट किया 1951 में, फिर चौथा अमेंडमेंट किया 1955 में, फिर 17वां अमेंडमेंट आया 17th अमेंडमेंट 1964 में, और कई ढेर सारे जो लॉ हैं, जो प्रोविजंस बनाए जिससे कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, उसमें कई लॉ ऐसे थे जिससे कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। अब देखिए इसी तरीके से एक और केस होता है, अभी ऊपर हमने देखा था चंपाकम दोराईराजन केस, और अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं गोलकनाथ केस। अब ये कब आया, 1967 में आया। इसमें ये कहा गया क्योंकि देखिए पार्लियामेंट ने क्या किया था, कई ढेर सारे अमेंडमेंट किए और हमारे फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ की। तो इसमें यह कहा गया कि जो हमारा जो फंडामेंटल राइट हो क्या सैक्रोसैंक्ट है नेचर में, मतलब हम फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते कि हमको डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करना है और हम फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट कर दें, नश्वर है, इसका हम नाश नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट का। ठीक है फ्रेंड्स, और तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि गोलकनाथ केस का जो जजमेंट आता है तो इस पे पार्लियामेंट का भाई पावर कम हो गया इससे, क्योंकि इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड ही नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट किया 1971 में और 25th अमेंडमेंट 1971 में ही, और उसमें ये कहा गया कि 24th में क्या कहा गया, देखिए 24th में ये कहा गया कि पार्लियामेंट जो है किसी भी फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है, अमेंडमेंट करके हटा सकती है, उसको खत्म कर सकती है। और 25th में क्या कहा गया 25th में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जो कि आर्टिकल नंबर 31C था। उसमें 2 प्रोविजंस आए कि मान लीजिए कि अगर हमको आर्टिकल 39B और 30, ये मैंने आपको फंडामेंटल राइट में ही बताया था कि अगर हमको 39B और 39C के जो डीपीएसपी अगर हमको उनको क्या करना है, उनको लागू करने के लिए अगर हम कोई लॉ बना रहे हैं, ठीक है, और वो आर्टिकल 14 जो हमारा राइट टू इक्वलिटी जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, और जो आर्टिकल 19 है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ क्या स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, या फिर हमारा जो आर्टिकल 31 है राइट टू, अब तो ये तो रहा नहीं आर्टिकल 31, तो उस समय था तो इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र है। तो देखिए अगर हम जो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना आर्टिकल 39B और 39C को, और उसको इम्प्लीमेंट करते समय ये जो भी हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट हैं इनका हनन हो जाता है, इनका वायलेशन हो जाता है, तो उस लॉ को हम वाइड नहीं करार देंगे, ये नहीं मानेंगे कि हमने फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया। ये बात कही गई जो हमारा 25th अमेंडमेंट हुआ, उसका जो आर्टिकल 31C जो अमेंडमेंट के बाद जो रखा गया उसमें ये बात कहेगी। पहली बात तो ये हो गई कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन सी डीपीएसपी 39B और 39C को, भले ही वायलेशन हो जाए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का। जो दूसरा जो बात कहा गया, जो भी पॉलिसी बनेंगे, ठीक है, किसके लिए, इस तरीके के डिक्लेरेशन के लिए, तो उसको जो हम कोर्ट में जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में उसका जो है जुडिशियल रिव्यू वगैरह
नहीं होगा। तो देखिए ये जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में अंतर है, तो अभी इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इसमें और एक केस है उसको सुन लीजिए तब। उसका देखिए केशवानंद भारती जी का केस आता है, उसमें इन्होंने क्या कहा कि जो आर्टिकल 31C का जो सेकेंड प्रोविजन था ये वाला, जिसमें हम कहे कि कोर्ट में कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाएगा, उसको तो क्या किया गया, उसको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड दे दिया। लेकिन जो पहला प्रोविजन है इसका कि आर्टिकल 31C को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को का वायलेशन हो सकता है, तो ये रह गया, लेकिन जो दूसरा वाला था वो खत्म हो गया। तो ये माना गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है, क्योंकि सेकेंड वाले में जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चनिंग हटा रहा था ना कोर्ट का, तो क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है, इसलिए जो है उसको हटा दिया गया। उसका देखिए 42nd अमेंडमेंट आता है 1976 में, उसमें क्या कहा जाता है, तो इस केस में ये कहा गया कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, हमने क्या किया 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाए, तो उसमें ये कहा गया कि हम जो है डीपीएसपी का जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल नंबर 39B और 39C, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सॉरी मिनर्वा मिल केस में ये कहा गया है, पहले ये वाला छूट गया सॉरी उसके लिए। तो इसमें ये कहा गया कि जो डीपीएसपी हमारा वो क्या है, उसको हमने ज़्यादा पावर दे दी 42nd अमेंडमेंट में, किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट के ऊपर। मतलब डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में दिया गया। ये बात कहाँ पे हुई, जब हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में। वहीं फिर उसके बाद होता है मिनर्वा मिल केस होता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो भी ये जो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो इन्होंने डीपीएसपी को ज़्यादा पावर दी थी, उसको इन्होंने बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि जो डीपीएसपी आर्टिकल 39B और 39C में जो है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का वायलेशन हो सकता है। ये जो आर्टिकल हैं ये मतलब फंडामेंटल राइट, ये वाले जो फंडामेंटल राइट ये किस डीपीएसपी के सबऑर्डिनेट बन गए, मतलब यहाँ पे इस डीपीएसपी आर्टिकल 39B और 39C को ज़्यादा पावर मिल गई एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की अपेक्षा। लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने डीपीएसपी को ज़्यादा पावर दिया था वो खत्म हो गया। चलिए आगे बात करें, तो देखिए जो आर्टिकल 31 था वो तो एबॉलिश ही हो गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम मिनर्वा मिल केस को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें यह कहा गया कि जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके ऊपर बना हुआ है, वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में जब बैलेंस बना के बना हुआ है। मतलब अगर हम एक को ज़्यादा पावर दे देंगे दूसरे से तो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। आप डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को एक गाड़ी के दो पहिए के समान रख सकते हैं। अगर हम एक को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो हार्मोनी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। और ये कहा गया है कि जो डीपीएसपी का गोल क्या होना चाहिए कि हम अपने डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अचीव करें, किसके द्वारा, बिना फंडामेंटल राइट के वायलेशन के द्वारा। तो अगर हम इसका क्रक्स देखें तो ये क्या कहा गया इसमें मिनर्वा मिल केस में कि जो फंडामेंटल राइट है वो इंजॉय करता है सुप्रीमेसी, मतलब फंडामेंटल राइट का पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डीपीएसपी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट ही ना करें। पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है किसके लिए, डीपीएसपी के लिए। लेकिन वो जो अमेंडमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज मत करे बस। बाकी आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करें, चाहे फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दे डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन वो जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज मत करे। अब चलिए अब हम देख लेते हैं जो ये जो टेबल बना हुआ था जिसमें हमने डिफरेंस देखना था। तो देखिए जो फंडामेंटल राइट है ये क्या है, निगेटिव भी है, ये क्या है, निगेटिव है, क्योंकि ये क्या करता है, गवर्नमेंट को रोकता है ना, इंडिविजुअल ज़्यादा पावर देता है। लेकिन वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्टेट को काम करने के लिए मौका देता है कि आप कुछ काम करिए। और वहीं जो फंडामेंटल राइट है गवर्नमेंट को रोकता है कि आप ये सारे काम नहीं कर सकते। उसका देखिए जो हमारा फंडामेंटल राइट हो क्या है, जस्टिसेबल है, इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट है। वहीं जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल राइट का एम क्या है कि वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कंट्री में इस्टेब्लिश करे। वहीं जो हमारा डीपीएसपी है उसका एम क्या है कि वो सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश करे। और देखिए इसका जो है अगर इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर लीगल सैंक्शन होता है। और वहीं इसकी बात करें तो इसके ऊपर मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन होता है। मतलब इसको जो है इसके अगर इसका वायलेशन होगा तो क्या होगा, कोर्ट पिक्चर में आ जाएगी, लीगल
लीगल स्टेप्स हम उठा लेंगे। लेकिन यहीं अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या लिखा, मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन, मतलब ये हो गया कि अगर डीपीएसपी को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारी जो गवर्नमेंट बनी वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, लोगों का वेलफेयर नहीं कर रही है, तो पॉलिटिकल सैंक्शन हो गया ना, अगली बार आप वोट देंगे उनको अगर आपका वो वेलफेयर ही ना करे, आपका आपके लिए काम ही ना करे। तो ये कहा गया है। देखिए ये क्या प्रमोट करती है, वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के वेलफेयर की बात करती। और वहीं डीपीएसपी की बात करूं तो ये कि ये पूरे कम्युनिटी सभी को साथ लेके सभी मतलब सबका विकास करती है। और एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के क्या बोलते हैं, राइट, अधिकार का अधिकार होता है ना, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी किसी पर्टिकुलर पर्सन का है, और यहीं इसकी बात करें तो पूरी सोसाइटी को लेकर चलती है, सबका ही वेलफेयर करती है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन का वेलफेयर करती है। और देखिए इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई लेजिस्लेशन करने की जरूरत नहीं होती, कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं होती है, और ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स होते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अभी आप इस बात को अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको स्कीम्स चलाने पड़ते हैं, हमको क्या बनाने, हमको लॉ बनाने पड़ते हैं, हमको एक्ट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं होते, इसलिए हमको क्या बनाना पड़ते हैं, लॉ और एक्ट। और देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो और कोई लॉ बनता है और वो हमारे फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो कोर्ट है वो क्या बोल देगी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देगी और इनवैलिड, मतलब वो जो लॉ है वो उसको वो खत्म कर देगी हमारी कोर्ट। क्यों? क्योंकि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर देगा ना। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ हम देखें, अगर कोई लॉ है जो कि डीपीएसपी को वायलेट कर रही, डीपीएसपी का वायलेशन कर रही है, तो कोर्ट जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड नहीं करार दे सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब हम देखेंगे कौन कौन से डीपीएसपी हैं जिनको हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसके बाद 1950 में तो हमारे जो भी सेंटर, जो केंद्र सरकार है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने कई ढेर सारे लॉ बनाए जिससे कि हमारे डीपीएसपी को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जैसे सबसे पहली बात देखिए, प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1950 में, और वो किस लिए होता है, जिससे कि हम अपने कंट्री में क्या कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, विकास कर सकें। और यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे 5 ईयर प्लान आते थे, और उसका एम क्या होता था, उसका एम ये होता था कि हमको अपने सोसाइटी में सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करनी है, और इनइक्वलिटी जो है इनकम में, जो इनकम में किसी का इनकम ज़्यादा किसी का इनकम कम है, तो उसको भी खत्म करना है। सबको जो है सबकी आर्थिक स्थिति, सबकी इकोनॉमिक स्थिति, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या करने हैं, इक्वलिटी पिलाने हैं। ये मतलब इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल इक्वल, मतलब अप्रॉक्सीमेशन की बात होती है यहाँ पे। सबके स्टेटस इक्वल लाने हैं, सबको अपॉर्चुनिटी जो है इक्वली मिले, ऐसा ना किसी की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले, किसी के साथ भेदभाव हो, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का गठन होता है 1950 में। वहीं देखिए ये जो प्लानिंग कमीशन था इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा 2015 में। और ये नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो नीति आयोग है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है। इसमें जो है जो नीचे के लोग जो होते हैं वो बताते हैं ऊपर वाले लोगों को कि आप कंट्री में क्या क्या प्रोवाइड करें। और प्लानिंग कमीशन क्या था, वो टॉप टू बॉटम था। उसमें क्या था कि ऊपर वाले लोग आदेश देते थे नीचे वालों को कि आप ऐसे ऐसे काम करिए, लेकिन वो गलत था। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड वाला जो पर्सन जो नीचे है, जो सबसे नीचे जो ग्राउंड में देख रहा है कि हाँ क्या चल रहा है, वो बता पाएगा ना कि हाँ हमको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जो ऊपर बैठा हुआ है, जो वहाँ कभी जा ही नहीं रहा है, वो क्या जानेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अब आगे हम बात करते हैं। और देखिए ज़्यादातर स्टेट्स ने, जो भी स्टेट हैं हमारे राज्यों ने, लैंड रिफॉर्म लॉ बनाए, ठीक है। और उसमें क्या था, उसमें हमको इम्प्रूव करना था, जो भी हमारे जो खेती, जो भी हमारे किसान थे उनको, उनकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना था, उनके कंडीशन को इम्प्रूव करना था, जो भी लोग जो गांव में जो रह रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या था, जमींदारी सिस्टम था, तो उनको जो है जमींदारी को, जागीरदारी को और इनामदार, इन सभी चीज़ों को ख़त्म करना था, जो भी इंटरमीडिएट होते थे। साथ ही साथ रिफॉर्म लाने थे, कैसे, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फेयर रेंट मिले, मतलब जो भी भाड़ा वगैरह मिले वो क्या मिले, वो सही मिलना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो सके। जो भी लैंड होल्डिंग की सीलिंग है उसकी इम्पोजिशन की बात हुई। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड एमंग द, जैसे कि जो भी ज़मीन थे गवर्नमेंट के पास, जो ज़्यादा थे, जो भी लैंड थे, उनको क्या करना था, जो भी लेबर, जो भी मतलब गांव में जो गरीब किसान आदमी है या जो भी गरीब आदमी है उनको देना, ठीक है।
उनको देके, जिससे कि वो जो है अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सकें। साथ ही साथ कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और काफ़ी ढेर सारी चीज़ें आई, जैसे कि एबोलिशन ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ 1948, द पेमेंट वेज एक्ट ऑफ 1936, पेमेंट बोनस एक्ट 1935, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट आया 1970 का, चिल्ड्रन लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, ये मैंने आपको फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर पढ़ाया भी है। 1986 बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 आया, ट्रेड यूनियन एक्ट आया 1926, द वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये सभी के सभी किसके लिए थे? ये जो हमारे जो लेबर थे ना, लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जिससे कि उनके ऊपर कोई ज़्यादा उनके ऊपर कोई तानाशाही ना कर सके। और ये 2006 में क्या होता है, हमने चाइल्ड लेबर को पूरी तरीके से बैन कर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ 2016 में हमने द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का नाम चेंज करके एडोलेसेंट मतलब ये होता है कि देखिए 6 से 14 साल के बच्चे को हम चाइल्ड मानते हैं, और 14 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनको किशोर मानते हैं, किशोर एडोलेसेंट, ठीक है। उन्हीं की बात हुई 14 साल से 18 साल के बच्चों को, मतलब उनको भी अगर कोई उनका भी तो पढ़ने लिखने का उम्र है, तो उनका भी अगर कोई काम करवा रहा है उनसे ज़बरदस्ती, तो उस पर रोक लग सके। उसका देखिए मैटरनिटी बेनिफिट आई 1961 में, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया 1976 का, जिससे कि हम किसको प्रोटेक्ट कर सके, वुमेन वर्कर को। जिससे मैटरनिटी बेनिफिट मतलब क्या हो गया कि जब भी हमारे यहाँ जो भी वुमेन काम कर रही हैं, उनका मान लीजिए जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको आखिर रिलीफ की ज़रूरत पड़ेगी ना, उनको छुट्टी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आया ये। साथ ही साथ देखिए मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि पहले यहाँ पे हमको कितने 12 वीक की खाली छुट्टी मिलती थी, ठीक है, हमको मतलब कि जो भी वुमेन प्रेग्नेंट रहती थी। और अब कितने मिलती है? अब मिलती है 26 वीक की। उसके बाद देखिए और भी कई ढेर सारे एक्ट आए, जैसे लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट आया 1987 का। इसमें क्या था, इसमें जो भी पुअर आदमी है ना, उसको क्या प्रोवाइड करना था, उसको जो है फ्री और कम्पिटेंट लीगल एड, मतलब सब जो गरीब इंसान भी उसको भी लीगल मदद मिल सके, उसको वो भी जो कोर्ट वगैरह में अपील वगैरह करके अपने हितों के लिए लड़ सके, इसकी बात हुई। उसके बाद देखिए लोक अदालत को एक स्टैट्यूटरी फॉर्म बनाया गया। जो 7th वाला पॉइंट है उसमें देखिए क्या लिखा है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड बनाई गई, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड बनाया गया, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन बनाया गया, हैंडलूम बोर्ड बनाया। तो देखिए आप भी जानते हैं ये सभी इंडस्ट्री का हमारे रूरल एरिया में ही तो होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी हमारा पूरे सोसाइटी को लेके एक तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात क्लियर है आपको यहाँ पे। क्योंकि देखिए जो हैंडलूम वगैरह है, जो हमारे गांव में जो लोग रहते हैं वही लोग तो बनाते हैं इन सब चीज़ों को, हस्तशिल्प जिसको आप कहेंगे। तो अगर उनके वेलफेयर के लिए कोई बोर्ड बनाया जा रहा है तो उनका भी तो विकास होगा, उनका भी तो वेलफेयर होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना, ये किस लिए बने, डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। उसके बाद देखिए ये जो पॉइंट नंबर 8 में जो एक्ट है वो किस लिए बने, जो स्टैंडर्ड है ना लोगों का रहने का, जो स्टैंडर्ड है उसको हम बढ़ा सके, उसको और ज़्यादा उसका विकास कर सके। तो देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है 1952 का, हिल एरिया डेवलपमेंट 1960 का, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम आता है 1973 में, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आता है 1974 में, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978, जवाहर रोजगार योजना 1989, डेवलपमेंट प्रोग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 2006। ये सभी मिशन किस लिए लॉन्च हुए, जिससे कि हम जो है लोगों के स्टैंडर्ड को बढ़ा सकें। साथ ही साथ देखिए हमारे डीपीएसपी में आपने देखा था कि हमको अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जो हमारे फॉरेस्ट एरिया हैं उनको भी कंजर्व करना है, उनकी वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना है। तो उसके लिए देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1978 में, एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है 1980 का, जिससे कि हम जो भी वाइल्ड लाइफ है और जो फॉरेस्ट है उनका सेफगार्ड कर सकें। उसके बाद देखिए मैंने आपको गांधी जी वाले, जब मैंने बताया था गांधी जी के भी कुछ प्रोविजन है, हमने डीपीएसपी 3 भागों में बांटा था ना, तो जो गांधी जी वाला जो प्रोविजन थे उसमें देखिए हमने बताया था कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे भी डेमोक्रेसी हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी बने। तो 3 टायर पंचायती राज गवर्नमेंट हमने बनाया, जो कि 73rd अमेंडमेंट करके 1992 में,
साथ ही साथ म्यूनसिपालिटी का भी हमने यहाँ पे बनाया था, 74th अमेंडमेंट था वो, और दोनों एक ही साथ किए गए थे, 1992 में ही किए गए थे। तो हमने इसमें क्या कि हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया, किस किस लेवल पे, विलेज के, तालुका, यहाँ तक आपको पता हो जिला पंचायत सदस्य भी होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी होते हैं हर जिला में, तो जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमने और क्या किया, हमने जो अपने जो SC ST हैं या जो भी वीकर सेक्शन हमारे सोसाइटी का, उनको जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड की, कहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना हो सके, अनटचेबिलिटी एक्ट लाई 1955 में, और भी कई ढेर सारे एक्ट हमने लाए हुए हैं। यहाँ तक जो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2003 का, उसमें क्या कहा गया, उसमें हमने जो है 2 सेपरेट बॉडी बनाए। एक तो पहले क्या था, पहले जो SC के लिए और ST के लिए नेशनल कमीशन एक ही था, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बना था, लेकिन फिर बाद में हमने 89th अमेंडमेंट किया 2003 में, और उसमें हमने शेड्यूल कास्ट के लिए एक सेपरेट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक अलग बना दिया। चलिए आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जो अभी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बन रहा है, वो उसके लिए कौन सा अमेंडमेंट किया जा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं हम, जो भी हमारे वीकर सेक्शन थे सोसाइटी के, उनके लिए कई ढेर सारे एक्ट आए, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, कि उनको एजुकेशन मिल सके, सोशल डेवलपमेंट हो सके उनका, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उनका हो सके। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना 1992 में, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट बना 2007 में। तो ये सभी चीज़ें किस लिए थी, जिससे कि सभी जो भी हमारे वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उनका भी डेवलपमेंट हो सके। उसका देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया 1973 का, जिसमें क्या हुआ, उसमें जो है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में क्या हुआ, सेपरेशन किया गया। उसके बाद देखिए द एंशियंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट आया 1951 में। उसमें ये था कि जो हमारे जो पुराने जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे आर्किटेक्चर जो कि हमारे हिस्ट्री, हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, उनका हम लोग क्या करें, उनका हम लोग प्रोटेक्शन करें। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर कई जगह इस्टेब्लिश किए गए, हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किए गए, और कई स्पेशल प्रोग्राम भी चलाए गए, जिससे कि हम जो हैं मलेरिया, TB, लिप्रोसी, इन सभी के खिलाफ मुहिम छेड़ सकें, इन सबको खत्म कर सकें, और एड्स, कैंसर, फाइलेरिया, काला आजार, इन सभी बीमारियों के खिलाफ क्या कर सकें, लोगों को जानकारी प्रोवाइड करा सकें कि किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं, और आपको क्या करना चाहिए जब आपको ये बीमारी लग जाए, और इनको जो है बिल्कुल एलिमिनेट कर सकें अपने सोसाइटी से। और लॉ बने जो किस लिए बने, जो काऊ वगैरह का जो स्लॉटर हाउस थे, जहाँ पे इनको काटा जाता है, जहाँ पे इनसे मीट निकाला जाता है, उन सबको भी खत्म किया गया। और कई स्टेट में क्या शुरू किया गया, जो भी लोग 65 साल से ज़्यादा उम्र के थे, वहाँ पे उनके लिए ओल्ड एज पेंशन स्कीम लागू की गई। किसके लिए, जो भी लोग 65 साल से ज़्यादा उम्र के थे, क्योंकि देखिए पेंशन सभी को चाहिए। और इंडिया ने कि हमारे DPSP में लिखा हुआ था ना, प्रमोट करना है क्या, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, तो हमने नैम बनाया था, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, हमने नॉन अलाइन मूवमेंट और पंचशील के पॉलिसी को प्रमोट किया, जिससे कि हमारे यहाँ क्या हो सके, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाया जा सके। देखिए आपने देखा तो कि इतने ढेर सारे प्रोग्राम चलाए गए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन देखिए हमारे यहाँ DPSP को पूरे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका अच्छे से इफेक्टिवली, क्योंकि उसके कई ढेर सारे रीजन हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी फाइनेंशियल रिसोर्स इतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ कई सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारा ज़्यादा है, साथ ही साथ सेंट्रल स्टेट रिलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा तनातनी रहती है। आप खुद ही अभी देख रहे होंगे कि अभी जो LG हैं दिल्ली के, और जो हमारे दिल्ली के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल, उन दोनों लोगों में देख रहे हैं कितनी ज़्यादा तनातनी चल रही है। तो इन्हीं सब कारणों से DPSP को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया DPSP। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से DPSP ऐसे हैं जो कि पार्ट 4 के बाहर रखे गए हैं। तो अब हम उन DPSP के बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला वो क्या है, क्लेम ऑफ ST और ST का, कहाँ पे, सर्विस में। मान लीजिए कोई भी सर्विस है जो किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, हमारे यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पे ST और SC को भी देखना है कि उनका भी जो पॉपुलेशन है, मतलब ST और SC के भी लोग वहाँ पे रहें। ठीक है, और ये बात कहाँ पे लिखा, आर्टिकल 335 पर पार्ट 16। और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन इन मदर लैंग्वेज। तो जो भी प्राइमरी एजुकेशन है ना, छोटे बच्चों को हम प्राइमरी एजुकेशन किस में देंगे,
उनके मदर लैंग्वेज में देंगे, ठीक है, जिससे कि जो भी माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप है उनके साथ भेदभाव ना हो सके। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको हम किस में देंगे, उनके मदर टंग में देंगे। और सभी स्टेट और लोकल अथॉरिटी का ये क्या है, ये ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करें। और ये बात कहाँ पर लिखी, आर्टिकल 350A इन पार्ट 17, सॉरी हाँ इन पार्ट 17। उसका देखिए आगे बात आती है डेवलपमेंट ऑफ, मतलब हमको हिंदी लैंग्वेज का क्या करना है, विकास करना है, उसको फैलाना है। और इससे क्या होगा, इससे हमारे पूरे देश में एक तरीके से एकता आएगी, क्योंकि जब हम एक ही भाषा बोलेंगे, आप भी जानते हैं हमारे यहाँ सबसे पहला स्टेट, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे पहला स्टेट कौन सा राज्य बना था जो लिंग्विस्टिक बेसिस बना, और कौन थे जिन्होंने कई दिन तक भूख हड़ताल की थी और उनकी मृत्यु हो गई थी, और कौन कौन से कमीशन इससे रिलेटेड हैं। फ्रेंड्स देखिए यार, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं इसलिए जिससे कि आप लोग मुझसे कनेक्ट रहें, आपका जो है ध्यान लेक्चर में लगा रहे। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे तो यार देखो मैं भी क्वेश्चन पूछना बंद कर दूंगा, तो आपको भी अच्छा ही लगेगा। मैं तो इसलिए करता हूँ जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और मान लीजिए अगर आप नहीं बता पाते तो आप जाकर उसको पढ़ लीजिए, पढ़ के दोबारा कमेंट करिए। जो भी काम कर रहा हूँ मैं आप ही फायदे के लिए कर रहा हूँ, जिससे कि मैंने कहा ना, आपका फोकस और डिटर्मिनेशन मैं भी डाइवर्ट नहीं होने देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप मेरे साथ बने रहें। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 351 के पार्ट 17 के आर्टिकल 351 में ये बात कही गई है। तो देखिए जो डीपीएसपी वो तो नॉन जस्टिसिएबल है, इनको इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट के द्वारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम इसको जो है ज़रा भी इम्पोर्टेंस ना दे। और साथ ही साथ मैं बोलूँ तो जो हमारी जो जुडिशरी है, जो हमारा जो कोर्ट है, उसने भी काफ़ी ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी है और अटेंशन दी है, जिससे कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसको इम्प्लीमेंट करे। चलिए फ्रेंड्स, अब ये क्या है, ये सारे आर्टिकल्स हैं जो आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, और सभी आर्टिकल्स तो मैंने ऊपर डिस्कस कर ही दिए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा डीपीएसपी का लेक्चर खत्म होता है। अब जो हम अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 9, और उसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और फ्रेंड्स देखिए आप भी क्या करिए, अच्छे से इस वीडियो को शेयर वगैरह किया करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और शेयर इसलिए कहता हूँ मैं करने के लिए कि अगर आपकी हेल्प हो रही है तो फ्रेंड्स और भी लोगों की हेल्प हो जाए। क्योंकि देखिए एक एक लेक्चर आप भी देख रहे हैं, कोई कोई लेक्चर एक एक घंटे से डेढ़ घंटे के भी हो जा रहे हैं। जैसे अब ये लेक्चर आपका लगभग 1.5 घंटे का है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो मैं तो अपना टाइम तो उतना ही लगा रहा हूँ ना, तो और भी लोगों की उतने में ही उतने देर में मदद हो जाएगी। बस इसीलिए मैं कहता हूँ शेयर करने के लिए। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं, और आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका पॉलिटी जो है मार्च एंड से पहले ख़त्म करा दूंगा, पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और देखिए आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपको लेकिन लगेगा ऐसा कि आपने पूरी बुक को अच्छे से पढ़ रखा, अच्छे से समझ रखा है। नहीं तो देखिए मैं भी क्या करता, मैं भी एक पीपीटी बनाता, 3-4 लाइन बताता और उसी पे समझाते हुए चला जाता, तो कोई मतलब नहीं रहता। मैंने इसीलिए जो बुक को अच्छे से लिया, बुक के लगभग हर एक वर्ड को मैं डिस्कस करता हूँ, जो भी प्रोविजंस रहते हैं। तो और अगर आपको हिंदी वाले लेक्चर देखने तो वो जो है वो भी डिजायर आईएएस पे आपको अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर हैं। तो आप देखिए इस प्लेटफॉर्म को, आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा करेंगे तो मैं कहता हूँ कि आपको भी सफलता मिलेगी। बस आपका देखिए डेडिकेशन रहना चाहिए बिल्कुल, कि हाँ मुझे कुछ करके दिखाना है। आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस यूपीएससी में देखिए कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर होता है, कई लोग होते हैं जिनका तीसरे चौथे में होता है। तो देखिए ऐसा नहीं, जो तीसरे चौथे में कर रहा है अगर वो पहले हिम्मत हार जाए तो कैसे काम चलेगा। तो आपको भी देखिए लगे रहना है, ज़िंदगी में हार तो माननी नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, और भी लेक्चर्स आप डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।